आज के पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर मन में गहरी टीस उठती है। ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनसे पहले के दशकों के शासन ने बंगाल को विकास के दौर में इतना पीछे धकेल दिया है कि आज ये भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। ये वही बंगाल है जिसकी भव्यता और आधुनिकता को देखकर कभी सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू दंग रह गए थे और उन्होंने अपने देश को कोलकाता की तर्ज पर विकसित करने का सपना देखा था। लेकिन आज की तस्वीर के बिल्कुल उलट है। जिस भूमि ने देश को पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला प्रैक्टिशनर और भारतीय एयरलाइंस को पहली महिला पायलट दी, आज वहां की बेटियों की सुरक्षा और अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रीतिता वाडेदार और कल्पना दत्ता जैसी क्रांतिकारी महिलाओं की इस धरती पर आज खुद मुख्यमंत्री ये कहती नजर आती हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक समय था जब बंगाल का नाम आते ही मन में रविंद्रनाथ टैगोर के गीत, स्वामी विवेकानंद के विचार, सत्यजीत रे की फिल्में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अदम्य साहस कौंच जाता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज जब बंगाल का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में एसएससी घोटाला, संदेश खाली की हिंसा, बढ़ती बेरोजगारी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे दुखद मामले आते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में मौजूद 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख तो अकेले पश्चिम बंगाल में है। बाल विवाह के मामले में ये राज्य देश में दूसरे नंबर पर है और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी ये काफी पिछड़ चुका है। कभी भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो और पहला ट्रैम सिस्टम कोलकाता की ही शान हुआ करते थे, लेकिन आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल 28 राज्यों की सूची में 27वें पायदान पर खिसक गया है। यहाँ के सिस्टम ने इसे इस कदर खोखला कर दिया है कि कभी देश का सबसे समृद्ध माना जाने वाला राज्य आज आर्थिक और सामाजिक बदहाली की कगार पर है। ममता बनर्जी के शासन में जो कठोर रुख आज दिखाई देता है, उसकी पहली झलक उनके सत्ता संभालने के महज 1 साल के भीतर ही मिल गई थी, जब एक कार्टून शेयर करने पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कहानी उस बंगाल की है जो कभी पूरे भारत को राह दिखाता था, लेकिन आज खुद अंधेरे में रास्ता तलाश रहा है। बंगाल के इस वर्तमान पतन को समझने के लिए हमें इसके उस स्वर्णिम अतीत में झांकना होगा जो इतना अद्भुत था कि उसे जानकर आज की स्थिति और भी पीड़ादायक लगती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल वैश्विक मानचित्र पर सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ मिट्टी पर बसे इस राज्य ने व्यापार, हथकरघा और वस्त्र निर्माण में अपनी एक अलग ही धाक जमाई हुई थी। उस कालखंड में पूरे एशिया में निर्यात होने वाले कच्चे रेशम का लगभग 80% हिस्सा अकेले बंगाल ही पैदा करता था। यहाँ की ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद के रेशम की ख्याति मार्को पोलो जैसे यात्रियों से लेकर यूरोपीय देशों तक फैली हुई थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि 17वीं सदी का बंगाल मिस्र जैसे देशों से भी कहीं अधिक समृद्ध था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन के शोध बताते हैं कि उस समय विश्व की कुल जीडीपी में अकेले बंगाल की हिस्सेदारी 12% थी। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन साम्राज्य की रानियों तक बंगाल की मलमल के वस्त्र पहनना पसंद करती थी। यहाँ की विशेषज्ञता केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी। बंगाल के जहाज निर्माता इतने कुशल थे कि अंग्रेजों ने उनकी डिजाइनों की नकल करके अपनी नौसेना का विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बंगाल ने हमेशा मशाल थामे रखी। 1817 में यहाँ हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो पूरे एशिया का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान था। इसके बाद 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जिसने भारत को उसका पहला एमए, पहला पीएचडी और पहला डॉक्टरेट प्रदान किया। इसी मिट्टी के सपूत सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया। ज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में ही रेडियो तरंगों का सफल प्रसारण कर दिखाया था, जो मार्कोनी के प्रयोग से भी 2 साल पहले की बात है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कठिन आईसीएस परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की। तभी 1967 का वो ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने बंगाल के सुनहरे भविष्य पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। राज्य में आए भीषण खाद्य संकट ने हाहाकार मचा दिया। चावल और गेहूं की भारी किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। इसी जन असंतोष की आग में झुलसकर कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनाव हार गई और यूनाइटेड फ्रंट नाम की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। हालांकि आंतरिक कलह के कारण ये सरकार केवल 9 महीने ही टिक पाई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन इस छोटे से कालखंड में जो अराजकता फैली, उसने बंगाल की सामाजिक शांति को पूरी तरह छलनी कर दिया। 1968 में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जब अभिनेता अशोक कुमार मंच पर थे, तब कम्युनिस्ट उपद्रवियों ने कार्यक्रम में घुसकर भारी हिंसा की और महिलाओं के साथ
अत्यंत शर्मनाक व्यवहार किया। तत्कालीन नेता ज्योति बसु ने इस बर्बरता को वैचारिक संघर्ष का नाम देकर इसे जायज ठहराने की कोशिश की। बड़े उद्योगपतियों के मन में खौफ तब गहरा गया जब बिरला समूह के मालिक आदित्य बिरला को राइटर्स बिल्डिंग के सामने सरेआम अपमानित किया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने सारे निवेश यहाँ से वापस खींच लिए और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अंततः 1977 में सीपीआईएम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई और ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। यहीं से शुरू हुआ ट्रेड यूनियनों और हड़तालों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसने बंगाल के गौरवशाली उद्योगों को एक एक करके ताले लगाने पर मजबूर कर दिया और एक संपन्न राज्य को अंधेरे भविष्य की ओर धकेल दिया। ज्योति बसु के शासनकाल में सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन C2CITU ने बंगाल के कार्य वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया कि कारखानों में तालाबंदी और हड़तालें एक रोजमर्रा की बात हो गई थी। कारखाना मालिकों का घेराव करना और उनके साथ शारीरिक हिंसा करना एक नई राजनीतिक संस्कृति बन गई थी। 1980 के दशक में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यहाँ हर साल औसतन 100 से अधिक हड़तालें दर्ज की जाती थी। इसके चलते हिंदुस्तान मोटर्स और बाटा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपना उत्पादन समेटकर दूसरे राज्यों का रुख कर लिया और बर्न स्टैंडर्ड जैसी दिग्गज कंपनियां एक एक करके बंद हो गईं। विडंबना ये थी कि वामपंथी इन बंदियों को अपनी जीत मानकर गर्व करते थे। कम्युनिस्टों का उस समय एक बड़ा ही चर्चित नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, जिसका सीधा अर्थ था कि कंप्यूटर आने से इंसानों की नौकरियां छीन जाएंगी, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। जहाँ गाँव की पंचायत से लेकर राशन की दुकान तक पर पार्टी के गुर्गों का कब्जा था। किसी भी असहमति को हिंसक तरीके से कुचला जाता था। 1977 से 2011 के बीच यहाँ 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई, जो पंजाब के आतंकवाद और कश्मीर की मिलिटेंसी के दौर से भी कहीं ज्यादा भयावह आंकड़ा है। 34 वर्षों के शासन से थके हुए लोग अब बदलाव के लिए बेताब थे। तभी सफेद साड़ी और चप्पल पहने एक महिला संघर्ष के मैदान में उतरी और बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया। वो चेहरा था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1990 में हाजरा जंक्शन पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान वामपंथी कार्यकर्ताओं ने उनके सिर पर लाठी से इतना भीषण प्रहार किया कि वो लहूलुहान होकर 1 महीने तक अस्पताल में रही। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। जब पुलिस ने उन्हें बाल पकड़कर गाड़ी में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया, तब वो केंद्र सरकार में मंत्री थी। उसी दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली थी कि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, उस सचिवालय की इमारत में कदम नहीं रखेंगी। बंगाल के त्रस्त और टूटे हुए लोगों को ममता में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। 1998 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस पर्दे के पीछे सीपीआईएम से समझौता कर रही है। उन्होंने अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई और केंद्र में रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर भी रही। 2006 में वो निर्णायक मोड़ आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। सीपीआईएम सरकार ने टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए सिंघूर में किसानों की उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहित कर लिया, जिसके विरोध में ममता 21 दिनों के अनशन पर बैठ गई। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग और पार्टी कैडर की हिंसा में 141 लोग मारे गए, जिसने समूचे देश को हिला दिया। ममता हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी रहीं। इस गतिरोध के कारण रतन टाटा को अपना सपना बंगाल से समेटकर गुजरात ले जाना पड़ा, जहां उन्हें 24 घंटे में जमीन मिल गई। 2011 में वो ऐतिहासिक क्षण आया जब बंगाल की जनता ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढा दिया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। पूरा राज्य इस विश्वास में झूम रहा था कि अब पूरी बोरतन आएगा और बंगाल फिर से इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जो सीपीआईएम कैडर दशकों से बूथ लूटने और कट मनी वसूलने का काम कर रहा था, उसने रातों रात अपनी वफादारी बदल ली और टीएमसी का झंडा थाम लिया। ममता को भी शायद ये लगा कि वामपंथियों के संगठित तंत्र को हराने का सबसे आसान तरीका उसी तंत्र को अपनी पार्टी में मिला लेना है। नतीजा ये हुआ कि सत्ता तो बदली, लेकिन सिस्टम वही पुराना और जजर बना रहा। वही बूथ अध्यक्ष और वही स्थानीय दबंग अब लाल रंग छोड़कर टीएमसी के झंडे के नीचे वही पुराने खेल खेलने लगे। विकास की जो नई किरण बंगाल ने देखी थी, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आवास योजना से लेकर मनरेगा तक हर सरकारी पैसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं की कट मनी का हिस्सा तय हो गया। बंगाल के गांव आज भी उसी दम घोटू सिंडिकेट राज के साए में जीने को मजबूर है। ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन जल्द ही राज्य बड़े घोटालों की चपेट में आने लगा। शारदा चिटफंड घोटाले ने 17 लाख आम लोगों की जमा पूंजी को डुबो दिया, जिसके कारण 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान तक दी थी। इस घोटाले के तार सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़े मिले, जहां योजना के मालिक द्वारा
मुख्यमंत्री की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च करने की बात सामने आई। इसके बाद नारद स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई बड़े मंत्रियों और सांसदों को सरेआम कैमरे पर नकद लेते हुए पकड़ा गया। लेकिन सबसे अधिक झकझोरने वाला मामला एसएससी भर्ती घोटाला था, जहां योग्य उम्मीदवारों की जगह ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर अपात्रों को नौकरी दी गई। मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी के घर से मिले 50 करोड़ रुपए के कैश ने राज्य की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। प्रशासनिक विफलताओं के बीच सबसे गहरा घाव बंगाल की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर लगा। संदेश खाली की विभत्स कहानियां, जहां स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गिरोह पर सालों तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए, उन्होंने रूह कपा दी। फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। डॉक्टर, छात्र, आम लोग सब सड़कों पर उतर आए। कोलकाता की सड़कों पर मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा। अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की और सबूत मिटाने के लिए रातों रात निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। विडंबना ये थी कि जिस नेता ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपनी राजनीति खड़ी की, उसी ने ये कह दिया कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब जनता का गुस्सा सड़कों पर फूटा, तो मुख्यमंत्री खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर रैली निकालने लगी, जिसे देखकर आम नागरिक असमंजस में थे और तर दोनों पड़ रहे थे। आज बंगाल का सबसे बड़ा दर्द शायद यही है कि यहाँ का युवा अपने ही राज्य में भविष्य नहीं देख पा रहा। हर साल हजारों छात्र और प्रोफेशनल्स बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर माँ बाप की आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या उनका बच्चा कभी वापस लौटेगा? फिर भी बंगाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी यहाँ कला है, संस्कृति है, बुद्धिमत्ता है। कॉलेज स्ट्रीट की किताबें, रविंद्र संगीत और बंगाल की बौद्धिक पहचान आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ संस्कृति किसी राज्य को बचा सकती है? कभी बंगाल पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज वही बंगाल खुद रास्ता तलाश रहा है। लेकिन शायद उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस मिट्टी ने टैगोर, बोस और विवेकानंद को जन्म दिया हो, वो मिट्टी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बंगाल एक बार फिर उठ पाएगा? और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और गहरी डॉक्यूमेंट्रीज और भी बननी चाहिए, तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां दुनिया तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो गाइस, आपको ये ममता दीदी का डाउनफॉल वाला एक्सप्लेनेशन थ्रू एनिमेशन कैसा लगा, जरा कमेंट पे बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं एनिमेशन के थ्रू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।